ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो ये कॉस थीटा इधर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो कॉस थीटा है इसको भी लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी। ये हो गया। फिर कहिएगा कि लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन स्क्वायर थीटा को एक्स मान लो, ये हो गया हमारे पास 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर दिखाई नहीं देगा, उस तरफ कर रहा हूँ आगे। कुछ दूसरी वाली आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी सर। आ गया सर आपका। अच्छा ये है, धन्यवाद दर्शन जी। अभी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करें कि इसको एक्सपेंड कर दो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स पहले एक्स स्क्वायर वाला रख लिया, फिर एक्स वाले टर्म्स रख लिए, तो फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर तो 4 है, उधर क्या है पी स्क्वायर, तो इधर आकर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे 1x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स और प्लस 4 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का आ गया। अभी भी मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तुमने गलत बताया है, बाकी एक बार देख लेना। अगर हमारे पास ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन ये है sec थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू पी दे रखी है और वो हमसे cosec थीटा पूछ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू जो आएगी वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को मैंने माना साइन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू माइनस पी स्क्वायर प्लस का 4 पी स्क्वायर
ये हो गया, ठीक है। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 16 कट गया, पी स्क्वायर का स्क्वायर और क्या बचा माइनस 8p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4p स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डी की वैल्यू आ गई। अब ये जो डी की वैल्यू है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। सर पी कॉमन ले सकते हो क्या? कॉमन तो लिखा जा सकता है, पर डी जब हमको निकालना होता है, जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मुझे लगता नहीं वैसे इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके उसमें दिया होगा। सर मैंने एग्जाम में आया था तो मुश्किल भी है और ये टाइम टेकिंग भी है था। क्या कह रहे हो? तो टाइम ही लेगा क्वेश्चन ऐसे तो। हाँ वही ना। और जैसे sec थीटा प्लस cos थीटा बता रहे हो सकता है ये sec थीटा प्लस tan थीटा हो, ये मान सकता हूँ मैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा हो, जिससे हम क्या करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1, वो हो सकता है। तो मुझे लग रहा है तुमसे कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। सर क्वेश्चन ऑनलाइन भी सर्च कर लो ना तो cos की जगह tan आ रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा होगा ये, तो ये गलत ध्यान है। क्योंकि इस तरीके से अगर मैं ये भी सोच रहा था, मैंने कहा चलो डी तक सॉल्व कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता तो मैं, क्योंकि मेरे को अंडर रूट डी चाहिए होता है, तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि अननोन वैल्यू जो है वो पी है। और अगर ये sec थीटा प्लस cos थीटा है ना, अगर मान लो tan थीटा है यहाँ पर, तो फिर करा जा सकता है उसको, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा, सर कैसे होगा? फिर उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा भी दे रखा है ऑनलाइन, ये दे रखा होगा ना क्वेश्चन, है ना। अगर मान लीजिए ये p दे रखा है तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, तो इस sec को ऐसे कर सकते हैं 1 cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू p। 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, 1 by cos थीटा प्लस sin। ये नहीं कुछ और करते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू निकालनी है cosec थीटा की, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करा जा सकता है कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 4 sec थीटा tan थीटा। रिजल्ट आपका ही आ जाएगा 4 sec थीटा tan थीटा। ये समझ गए कि नहीं? देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। अब अगर मान लीजिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये कट गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा बन जाएगा 4 sec थीटा tan थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा जो है, sec थीटा प्लस tan थीटा जिसकी वैल्यू है हमारे पास p, तो ये हो गया p का स्क्वायर, और sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आ गया 4 sec थीटा tan थीटा। अच्छा इतना इसको करके छोड़ें, एक मिनट इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और हम ये और जानते हैं सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो रिलेशन होता है ना सेकंड आइडेंटिटी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अभी जो sec थीटा प्लस tan थीटा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये काट लो, इसकी जरूरत नहीं है, ये तरीका ठीक है। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा ये कितना आ गया 1/p, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली, इसको बोल दीजिए 1 और इस वाली इक्वेशन को बोल दीजिए 2, और अब क्या करो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p, जब दोनों को ऐड कर दिया प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, sec थीटा प्लस sec थीटा कितना हो जाएगा 2 sec थीटा, तो ये हो गया 2 sec थीटा और ये हो गया p प्लस 1/p, ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 2 sec थीटा की। टू को इधर ले जाइए, तो p प्लस 1/p है, तो एलसीएम ले लो इसका, p स्क्वायर प्लस 1/p, ये हो गया sec थीटा। अब sec थीटा को हम क्या बोलते हैं, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ये क्या आ गया p स्क्वायर प्लस 1/2p, ये हो गया 1/cos थीटा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू 2p/p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब cos थीटा ये हो गया, तो अब मैं कहूँगा कि sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस 2p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा √1 माइनस 2p का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस
4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 और माइनस 4p स्क्वायर। समझ रहे हैं ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में अब आप ये देखिएगा, ये बचा 2p स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4p स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्या बन जाएगा? माइनस का 2p स्क्वायर, माइनस का 2p स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको एक्सपांड मत करना, ऐसे ही रहने देना, पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी ऐसे ही लिखा रहने देना। ये क्या हो गया? माइनस 2p स्क्वायर। अब 2p स्क्वायर को लिख दो 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा? ये माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, और डिनोमिनेटर में p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको जानबूझकर एक्सपेंड नहीं करा था मैंने, क्योंकि अंडर रूट के बाहर आकर बस स्क्वायर हट जाएगा इसका। p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट के बाहर आकर केवल p स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा वो। तो यहाँ से जो साइन थीटा है ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये साइन थीटा है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ गए? सर मेरे को सर डाउट है सर। कौन सा? सर 13, 14, 15 और 23। 13 है, फिर 14 है। यस सर। एक क्वेश्चन नोट करिएगा, समझ में आ गया भाई ये वाला? समझ में आ गया? अब देखना तुम sec थीटा प्लस tan थीटा ही होगा। ठीक है, रिकॉर्ड यस सर। चलिए जी, नोट कीजिएगा। A maximum diameter of sphere is carved out. A maximum diameter of sphere is carved out from the cube of a 6 centimeter. From the cube of a 6 centimeter full stop. The diameter of the sphere is the diameter of the sphere is option A 3 centimeter, option B 6 centimeter,
ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 9 सेंटीमीटर। बताइए भाई क्या होगा? बता दो भाई। इन्होंने ये बोला है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब है जिसकी एज दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि उसमें से आपको मैक्सिमम डायमीटर, मतलब आप कितना लंबे से लंबा डायमीटर उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है उसी में से डायमीटर निकालना है काट कर, कैसे भी करके। स्फीयर नहीं निकालना उसमें से, सिर्फ डायमीटर निकालना। तो क्या करेंगे, जैसे ये क्यूब है, तो जैसे कोई भी एक बॉक्स होता है ना, अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये कोई भी एक बॉक्स है, तो क्यूबिकल बॉक्स है, तो उस बॉक्स का अगर डायमीटर पूछा जाए, वो डायमीटर करूँ सॉरी लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर पूछा जाए, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कहाँ पर होता है? उसका ये जो पीछे वाला कोना है ना, ये, और लेफ्ट में पीछे वाला कोना तो ये हो गया, और राइट में आगे वाला कोना ये हो गया, ये भी ऊपर वाला ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ ये होती है। और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्योंकि क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों इक्वल ही है, तो तीनों 6 सेंटीमीटर है। क्यों भाई? तीनों इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर। तो एल क्या है? साइड ही है, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो क्या हो गया? 3 इंटू साइड का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 6 का स्क्वायर। समझ गए? क्योंकि साइड कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 6 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू ये जो 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 रूट 3। ये आ रहा है? नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तुमने इसका आंसर मार्क करा है 6 सेंटीमीटर। सब तुक्का लगा था सर। तुक्का तो दिख रहा है, तुक्का लिखा है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ इट्स 6 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज, देखना भाई ये नेट पर अवेलेबल है क्या ये वाला? क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो भाई वेदांतु, एक मिनट वेट करिए, मैं आ रहा हूँ अभी। आप जरा देखो अगर अवेलेबल है तो।
दीजिए पेपर की। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 भाई 13 सॉरी टेक्स्ट बुक कॉपी कर ले अभी मिला कुछ? सर क्वेश्चन ही आ रहा है मैं ये सर्च कर रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है क्या है क्वेश्चन को? डॉक्टर the answers sphere is flat out of Two of sides are on the to find the volume. Yeah. कोई बात नहीं, बताओ तो। उन्होंने तो बस diameter ही पूछा ना? यहाँ पे the diameter of the अच्छा, radius, the diameter of the largest sphere which can be found? और इसमें 7 है इसमें 7 है, कोई बात नहीं, उन्होंने diameter 7 लिया है। And volume, ठीक है। भाई तुम्हारा तुक्का ठीक लगा मेरे को। 6 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि जो नेट पर दे रखा है ना, नेट पर तो ये बोल रहे हैं कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एच 6 सेंटीमीटर, तो 6 ना देकर 7 दे रखा है। फिर वो आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, कि उस स्फीयर का वॉल्यूम बताइए। अब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पूछ कर कह रहे हैं कि उसका डायमीटर ही बताओ, तो डायमीटर 6 ही होगा, तो ये वाला फंडा हमारे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई भी क्यूब है, क्यूब में से मैक्सिमम डायमीटर निकालना है काट कर, तो फिर आप उसका साइड ही ले लेना, उसका एज ही ले लेना। ठीक है भाई अपूर, बात को समझ लो कि स्कूल जाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना नींद पूरी करना है, क्योंकि नहीं तो नींद यहाँ पर होगी पूरी। ये वाली इसके ऊपर भी अप्लाई होती है, क्या? ये बात इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने यही कहा कि अपना अभी और सभी बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि अब स्कूल जाना कोई कंपलसरी नहीं है और टीचर भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लगे। तो अपना कम से कम आप 3-4 घंटे फर्स्ट हाफ में पढ़ाई करिए, फिर लंच करो, लंच करने के बाद में 2 घंटे दिन में सो, उसके बाद 3-4 घंटे शाम को पढ़ाई करो। तो अपना अगर डेली आप 3-4 घंटे फर्स्ट हाफ, 3-4 घंटे सेकंड हाफ, 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, बहुत पढ़ाई हो रही है, ठीक ठाक हो रही है पढ़ाई। सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करिए, मतलब बिल्कुल अपना जैसे ये समझ लीजिए जैसे स्कूल में आपका टाइम टेबल बना रहता है, और टाइम टेबल भी इसी हिसाब से बनाते हैं ना, वो 40-40 मिनट के लेक्चर होते होंगे कि 40 मिनट का एक लेक्चर है, 40 मिनट का दूसरा लेक्चर है। तो इस तरीके से आप खुद अपना टाइम टेबल बनाइए। अब 1 महीना ऐसे ही करनी है पढ़ाई। अब इसमें ये नहीं है कि भाई हमको मतलब अभी जाना है और वो डरा देंगे और डरा कर वो हमारा एडमिट कार्ड रोक लेंगे। भाई हम आपके एडमिट कार्ड रोकने के लिए नहीं बैठे हुए वहाँ पर, वो भी चाहते हैं कि आप लोग पेपर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि अगर स्कूल जाकर फ़ायदा हो रहा है, कई स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अलाउ कर देते हैं कि भाई मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा। अब मान लीजिए वो टाइम वेस्ट तो नहीं होता क्या वो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, सरफेस एरिया नहीं आता। अब अगर आप घर पर होते तो सरफेस एरिया पढ़ते ना, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ते ना। तो ट्रिग्नोमेट्री अब पता चला कि वो टीचर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपके तो काम की चीज़ नहीं है वो। तो इसलिए कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि जो आपको करना है वो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शोर मत बचाओ, अपना अपना कोने में बैठकर अपना अपना रिवाइज करो। तो अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, तब स्कूल जाने का फ़ायदा है। नहीं तो अगर वो कहेंगे नहीं हम अपने हिसाब से कराएंगे, अरे भाई पेपर मुझे देना है, आपको नहीं देना, आपने पढ़ा लिया पूरे साल, अब मुझे करने दो मेरे हिसाब से तैयारी। और मैं तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी टॉपिक में आपको लगता है ना कि ये वाला टॉपिक है जो सर यहाँ पर अब आप क्वेश्चंस करवा रहे हो, जो रेगुलर बैच है हमारा ये वाला टॉपिक नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं अलग से बुला कर करवा दूँगा, ठीक है। तो कहीं से भी टाइम वेस्ट ना होने पाए किसी भी बच्चे का। 1 महीना बचा हुआ है तो 1 महीने में अब मतलब आप मेरे हिसाब से नहीं, मैं आपके हिसाब से चलूँगा, क्योंकि पेपर आप ही को देना है। साइंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दो।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दूंगा, तुम खुद मेरे को बता देना कि सर इस दिन मैं आ सकता हूँ, ठीक है, मैं उस दिन तुम्हें बुलाकर, चाहे फिर वो सुबह को बुलाऊँ या शाम को बुलाऊँ, मैं बुलाकर करवा दूँगा, ठीक है ना। तो अपनी अपनी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके मैथ्स और साइंस की प्रॉब्लम तो मेरे ऊपर डाल दो, और बाकी जो है बाकी भैया खुद संभालो। स्कूल जाकर अब भला नहीं होने वाला, क्योंकि अब आप देख लीजिए कि जनवरी में आपके सेकेंडरी बोर्ड हो जाएंगे स्टार्ट, तो जनवरी में, और जनवरी कहाँ दूर है क्या जनवरी, अभी आप क्रिसमस मोड ऑन हो जाएगी, फिर न्यू ईयर मोड ऑन हो जाएगी, है ना। तो अब उसमें इतना माहौल ऐसा हो जाता है, इतना शोर होता है। आप देख लीजिए 31 तारीख को मैं हर साल पूरे जोर लगाता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ा नहीं पाता, इधर से खिड़की बंद करो, पर्दे डालो, इतना शोर होता है कि पूछो मत। और रात के 1-2 बजे तक अब कितनी रेस्ट्रिक्शन लगा दें पुलिस वाले, कुछ भी करते हैं, खूब शोर शराबा डीजे बजता है, और रेजोनेंस ऑफ साउंड होता है, अलग अलग सोसाइटियों से आवाज़ें आती रहती हैं, मिक्स होकर आती हैं। तो वही चीज़, और क्रिश्चियंस चाहे नाम के लिए 1% हो क्रिश्चियन, है ना, चाहे 1% भी ना हो, चाहे मतलब 25% से भी कम, बहुत कम हो, तो आप ये समझ लीजिए कि 0.25% अगर हम मान लें, उतने भी नहीं होंगे शायद क्रिश्चियंस, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिसमस सबको मनाना है, और उसमें भी इतनी तेज डीजे बजा देंगे कि पढ़ाई कर लो कैसे करो। तो आप लोगों का यहाँ एक एक दिन इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप देखिए कि अभी आप आज सोएंगे तो कल 22 तारीख में उठेंगे सीधा, फिर यार एक दिन और कम हो गया, फिर 23 तारीख एक दिन और कम हो गया। तो जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वो तो अपना शेड्यूल बनाकर चल रहा है ना, तो उसका तो एक एक मिनट कीमती है। उसको तो मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ उसको तो ये भी बेकार लग रहा होगा कि यार काम की चीज़ करा दो, ये मेरे को पता है, इस चीज़ की सीरियसनेस मेरे को पता है टाइम की। तो मैं डेट शीट आपकी नेक्स्ट मंथ आई जाएगी, और नेक्स्ट मंथ ज़्यादा दूर है नहीं, 10 दिन बचे हैं, नए साल में 10 दिन बचे हैं, नए साल में पेपर हैं आपके, ठीक। तो अभी तक कहीं पर भी ये अफवाह नहीं है कि अफवाह भी उड़ती हुई आ रही हो कि नहीं अप्रैल में ही होंगे पेपर, अप्रैल में नहीं होने पेपर, तो 15 फरवरी से स्टार्ट होने हैं, और वो 15 फरवरी से स्टार्ट करने के लिए ही इन्होंने आपका सिलेबस जो है वो कम करा है। और आप देख रहे हैं कि आपका सिलेबस स्कूल में भी टाइमली उन्होंने कंप्लीट करा दिया था, वो जैसे भी भगा दौड़ा के जैसे भी करवा तो दिया। तो अब आप स्कूल जाकर अब मेरे हिसाब से टाइम बर्बाद मत करो, ज़्यादातर के 4 या 5 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है ना? चलो 5 से, चलो आपके 10 से हैं, तो कुल मिलाकर आप ये देखो, और वो शायद 10 दिन में ख़त्म भी हो रहे होंगे, 10 या 12 दिन में ख़त्म भी हो रहे हैं। और जो इसमें CBSE की वेबसाइट का नहीं पता मेरे को, लेकिन जी न्यूज़ पर मैंने देखा था कि 1 जनवरी का जो मंथ है उसमें आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं। वेबसाइट पर मैंने चेक नहीं करा, लेकिन जी न्यूज़ पर आया था ये कि एक जो आपका फर्स्ट मंथ ऑफ 2023 उसमें प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल उसमें हो जाने का मतलब ये है कि फिर वो वेट क्यों करेंगे, फिर फरवरी में एग्जाम्स हैं आपके। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लो कि ये चैप्टर है, हमें खुद पता होता है हम कितने पानी में हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे हुए पढ़ तो रहे हैं यहाँ पर मैथ्स, अब दिमाग पड़ा हुआ है उधर साइंस के किसी चैप्टर में, और वही बार बार टिक 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 करे जा रहा है, यार वो नहीं आता मुझे, वो नहीं आता, अब वही चीज़ परेशान करती रहेगी आपको। तो आप उस चीज़ के पीछे जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक लगोगे नहीं, वो चीज़ होगी नहीं, ठीक है। तो भाई बता दीजिएगा मेरे को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो। सही है वाले जो प्री बोर्ड जाएंगे सेकंड वाले CBSE वाले होंगे या स्कूल वाले? सब कुछ जितने भी प्री बोर्ड है वो सब जो है स्कूल वाले ही बनाते हैं। CBSE का प्री बोर्ड में कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्री बोर्ड है ये आपकी सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन है, ठीक है ना। और हम तो यहाँ पर गाज़ियाबाद में बैठे हुए हैं, जो आपने देखा होगा कि वो कौन से प्रोग्राम होते हैं, वो जो IIT FIITJEE वगैरह, जो FIITJEE है और बंसल क्लासेस हैं, तो कोटा में तो अलग ही सीन चलता है ना। कोटा में तो बच्चे जाते ही नहीं है पूरे साल स्कूल, वो तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो प्री बोर्ड देने भी नहीं जाते। तो वहाँ पर डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट चलता है। तो डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्कूल नहीं जाना है, आप अपना साथ साथ IIT की तैयारी करते चलोगे, और वो आपका शेड्यूल बना कर रखते हैं कि भाई हम तुम्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड के मतलब का है। तो 8th क्लास के बाद ही एडमिशन हो जाता है बच्चों का, तो 9th और 10th में वो अपना इसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। सर वो कॉन्सेप्ट आगे भी चलता है आकाश वगैरह में? हाँ वो चलता है, लेकिन बस वही है कि उसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। बस आउटपुट थोड़ा सा डिप्रेसिंग है। वो डिप्रेसिंग आउटपुट ये है कि अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता ना IIT में, तो IIT में भी नहीं हुआ, NIT में भी नहीं हुआ, मतलब उसका जो आउटपुट रेट है वो आउटपुट रेट मुश्किल से मुश्किल 8% 7% बस इतना है। तो बाकी के जो 90 to 93% बच्चे हैं ना, बस वो ये कहते हैं कि यार ना तो हमने अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय करी, बर्बाद अलग हो गए, एडमिशन कहीं पर हुआ नहीं, अब थक हार कर आके GIT में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो वो जो चीज़ है तो वो वाली जो चीज़ है वो चीज़ परेशान करती है। तो इसलिए जो है मेरा तो ये मानना है कि
एटलीस्ट 9-10 तो अपना ढंग से खरीदो। और ये जो टाइम चल रहा है वो होता है, अभी होता है। मैं बता रहा हूँ 92-93% बच्चों का ऐसा रहता है। फिर वहाँ पर थोड़ा सा वो अकड़ कर चलते हैं, फिटजी में कोचिंग लेके आया मैं, कोटा में था, ऐसे करके तो और अपना मजाक उड़वाते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ अलग है। पर मतलब मैंने ये जो कहानी आपको बताई, ये कहानी इस वजह से बताई है कि वहाँ तो बच्चा पूरे साल नहीं जाता और उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट बीच वाला ऑन कर दो, ये ऑन कर दो, वो बंद। उसके बावजूद भी बोर्ड के पेपर देते हैं और उनमें जो वो 7-8% बच्चे हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो भाई वो बोर्ड में भी परफॉर्म करते हैं और वो आईआईटी में भी अपना अच्छा स्कोर निकालते हैं। वह 11th के सर आईआईटी या एनी नीट की तैयारी करना सर कोचिंग सेंटर जाके सर हेल्पफुल होता है क्या सर? हाँ होता है सर होता है। बस ये है कि वो इनिशियल जो 2-3 मंथ्स होंगे ना आपके, वो 2-3 महीनों में ये डिसाइड कर लेना कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आप कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हो या नहीं। उसमें पूरा साल मत बर्बाद कर देना, नहीं तो खुद बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना? फिर 12th में बर्डन आ जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें बस आप ये डिसाइड कर लेना 3 महीने खुद को देना कि 3 महीने में दोनों पढ़ाई साथ साथ लेकर चलूँगा, स्कूल की भी और आईआईटी की तैयारी की भी। तो वो अगर आपने बैलेंस बनाना सीख लिया तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई इसकी वजह से मेरा स्कूल में भी नुकसान हो रहा है और यहाँ भी मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फिर बच्चा ना सूजी हुई आंखें लेकर घूमता रहता है और कोचिंग में जाता है पीजी वाली में, तो वहाँ पर जाकर ये बताता है कि भाई वो स्कूल का होमवर्क बहुत ज़्यादा था, इस वजह से सर मैं आपका होमवर्क नहीं कर पाया। और जब स्कूल में जाता है तो फिर कहता है सर वो आकाश वालों ने होमवर्क इतना दे दिया था कि यहाँ का होमवर्क नहीं हो पाया। तो उसका कहीं का भी कुछ नहीं हो पाता, तो वो कहीं का नहीं रहता बच्चा। तो वो जो चीज़ है, अगर 2-3 महीने और कुछ बच्चे ऐसे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करके ले जाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है, वो आपको देखना होगा। और अच्छा रहता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बेकार रहता है, अच्छा रहता है। जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन बनाना सीख लिया उनके लिए बहुत बढ़िया है, पर हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती ना, वो है। चलिए जी अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। अ सिलेंडर एंड अ कोन। और एक चीज़ और बताऊंगा भाई, मैथ्स का पेपर आप लोग जो है ना कोशिश करिए कि मैथ्स का पेपर जो है वो सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है? मैं भी यहाँ पर मॉक टेस्ट लूँगा, तो मैं लगभग आपके 3 तो मैथ्स के और 3 साइंस के वो मैं रखूँगा फुल सिलेबस वाले। तो उसमें आप प्रैक्टिस करके देखना कि सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करने से आप ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो या सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करने से। आप तो मैथ्स का टेस्ट देने वाले हैं, उसका कौन चैप्टर लोगे? अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकते हो बस। हाँ, सिलेंडर एंड अ कोन। हाँ, सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। 14 था ना अगला? हाँ यस 14। हाँ, सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। A cylinder and a cone have same base and same height. Full stop. The ratio of their volumes is the ratio of their volumes is एक सिलेंडर है और एक कोन है, तो सिलेंडर और कोन में एक रिलेशन होता है खास, देखिएगा। अच्छा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 3:1, बी है 1:3, ऑप्शन सी है 2:3, ऑप्शन डी है 3:2। 3:2 ये है। अब जरा देखिएगा, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। हैव सेम बेस का मतलब क्या है कि सेम रेडियस होगा। तो सिलेंडर के बेस का रेडियस आर हो गया और हाइट कितनी हो गई? एच हो गई। ये तो सिलेंडर हो गया। फिर कोन,
फेस का रेडियस आर और हाइट हो गई एच। ठीक है, ये आर हो गया और ये एच हो गया। अब इसके बाद आप देखिएगा द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अगर हमको इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, V1:V2। ठीक है, तो V1:V2 यानी कि V1/V2। इसको कैसे करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है वो होता है πr²h और जो कोन का वॉल्यूम है वो होता है 1/3 πr²h। πr²h से πr²h पूरा कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है 3/1। तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा बोल रहे थे, 15? सर 15 फिर सर 23। 15 देखिएगा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल the length of the longest pole that can be kept in a room the length of the longest pole that can be kept in a room 12 meter by 9 meter by 8 meter is 12 meter by 9 meter by 8 meter is ऑप्शन दे रखे हैं 17 मीटर 19 मीटर, सी है 21 मीटर और डी है 29 मीटर। 29 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करना होगा, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इन अ रूम। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हम ये कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर सकते हैं। वैसे आया तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही है, पर लंबा पड़ेगा। एक नंबर का फटाफट करो, आगे बढ़ो। मैं तो डायग्राम भी इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, आपको वो भी नहीं बनाना। ये सबसे पीछे वाला पॉइंट और सबसे आगे वाला पॉइंट, इसको जब ज्वाइन कर देते हैं तो लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाता है। तो ये जो डायगोनल की लेंथ है वो है √L² + B² + H²। तो डायगोनल इज इक्वल टू √L। L कितना है 12, 12 का स्क्वायर, B कितना है 9, 9 का स्क्वायर और H कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। ऐड करिए 4 + 1 5 + 4 9,
9 हो गया, 4 + 8 12, 4 + 8 12 और 6 12 और 6 18, 1 कैरी आ गया 289, 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का, तो 17 मीटर इसका ऑप्शन ए ठीक है 17 मीटर। अच्छा ये करा नहीं था, और कौन सा 23? 20 सर या तो फिर करवाएगा सर, या आप मैंने मार्क नहीं करा। मार्क नहीं कर कल इस पर कुछ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, if √3 sin theta is equal to cos theta, then find the value of then find the value of 3 cos square theta plus 2 cos theta. Three cos square theta plus 2 cos theta upon 3 cos theta plus 2. √3 sin थीटा cos थीटा के इक्वल दे रखा है, तो मुझे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखिएगा यहाँ से ना एक काम बड़े आसानी से करा जा सकता है। गिवन √3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इस cos थीटा को ऐसे बोल देंगे 1 इंटू cos थीटा। किसी भी टर्म में 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 इंटू cos थीटा बोला। आप क्या करेंगे, इस cos थीटा को ले आएंगे इधर और √3 को ले जाएंगे इधर। साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो क्या हो गया tan थीटा is equal to 1 upon √3. It implies that theta is equal to, बताओ क्या हो जाएगा 60 30, ठीक है ना। 30 डिग्री पर वैल्यू जो है वो 1 अपॉन √3 आती है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। अब हम कहेंगे therefore 3 cos square theta plus 2 cos theta upon 3 cos थीटा प्लस 2, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा यानी कि 2 cos 30 डिग्री अपॉन 3 cos 30 डिग्री प्लस 2, तो 3 इंटू cos 30, तो cos 30 कितना हो गया 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 30, ये कितना हो गया, ये भी 1 अपॉन √3, ठीक है। और अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन √3, 3 इंटू 1 अपॉन √3 प्लस 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 और प्लस 2 अपॉन √3, ये 3 से 3 कट गया। अपॉन डिनोमिनेटर में 3 अपॉन √3 है, चलो 3 अपॉन √3 लिखा रहने दो अभी, 3 अपॉन √3 प्लस 2, ये है। एलसीएम ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर बचा 1 प्लस 2 अपॉन √3, तो √3 इंटू 1 क्या हो गया √3 प्लस 2 अपॉन √3, ये हमने ऐसे एलसीएम लिया। ऐसे डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 √3 अपॉन √3, तो न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर √3, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 जो भी है, और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 √3,
तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म छोड़ते नहीं है, तो इसलिए क्या करना होगा कि इसको 3 माइनस 2√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 3 माइनस 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो अब एक्सपैंड करेंगे तो 2 3 6, फिर 2 इंटू माइनस 2√3 कितना हो गया, माइनस का 4√3, फिर √3 इंटू 3 कितना हो गया, प्लस का 3√3, फिर √3 इंटू माइनस 2√3 कितना हो गया, माइनस का 2 इंटू 3 यानी कि माइनस का 6। खैर अभी करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो ये 6 है और माइनस 2 इंटू 3 ये भी 6 है, 6 माइनस 6 कर दिया, माइनस 4√3 प्लस 3√3 इज माइनस √3 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 12। तो माइनस √3 अपॉन माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, √3/3 इसका आंसर है। सर रैशनलाइज कर रहे हैं उसमें, रैशनलाइज तो करिए पर सर जो रैशनलाइज करने का न्यूमरेटर में √3 का जो वैल्यू होगी हाँ। उसे अगर हम 3 से नीचे डिवाइड ना करें वैसे ही छोड़ दें हाँ। रैशनलाइज करने के बाद, तो मार्क्स कटते हैं। मतलब सर रैशनलाइज कर लिया, हाँ, कर √3 लिया। ऊपर आ गया और 3 नीचे रह गया, हाँ। पर √3 का जो न्यूमरेटर पहले से जो वैल्यू थी हाँ। उस वो 3 से डिवाइड हो रही है पर हम डिवाइड नहीं करते, हाँ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, तो मार्क्स कटते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इतना करिए और भाई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू करो, अरिहंत में से, यूलाइक में से, वेदर में से, जिसमें से जो भी आपको ठीक लगे, और डाउट्स अपने लेकर आना शुरू करो, ठीक है। गुड आफ्टरनून।